कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम था जिसके इशारे पर सरकारें कांपती थीं, जिनके एक बयान से संसद से लेकर सड़क तक बवाल मच जाता था, जो खुद को मुसलमानों की सबसे बुलंद आवाज मानता था। लेकिन आज वह नेता अदालतों, मुकदमों, सियासी तन्हाई के बीच खड़ा है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने रामपुर के नवाबों की सदियों पुरानी सत्ता को चुनौती दी। रामपुर की रात में कभी नवाबों के किलों पर मशालें जलती थी। फिर एक ऐसा दौर आया कि उस शहर की राजनीति एक ऐसे आदमी के नाम से जानी और पहचानी लगी जो टाइपिस्ट के घर से निकला, जिसने इमरजेंसी के दौरान जेल काटी, मजदूरों की हड़तालें कराई, नवाबों को चुनौती दी और 4 दशकों तक रामपुर की सीट पर ऐसा कब्जा रखा कि सरकारें बदलती रही, लेकिन नाम वही रहा, मोहम्मद आजम खान, जिन्हें उत्तर प्रदेश में एक दौर में सुपर सीएम कहा जाता था, जो मुलायम सिंह यादव की बातों को भी ताक पर रख देते थे। फिर अचानक कहानी ने करवट ली। जब सत्ता से समाजवादी पार्टी गई, तब आजम खान के साथ उनके जौहर यूनिवर्सिटी पर मुकदमे दर्ज हो गए। जमीन कब्जाने के आरोप लगे, भड़काऊ भाषण का केस हुआ, सजा हुई, सदस्यता खत्म, जेल और परिवार पर फर्जी आधार कार्ड से तमाम मामलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। और वही नेता जिसे कभी सुपर सीएम कहा गया, जिसने अखिलेश यादव को भी जब वो मुख्यमंत्री थे तो करीब 1.25 घंटे का इंतजार करवाया था, वो अब अदालतों और जेल की तारीखों के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ एक नेता की जीवनी नहीं है, ये रामपुर की 2 सदियों की सत्ता, पहचान, संस्थानों और प्रतीकों की लड़ाई की कहानी है। नवाबों की रियासत से लेकर रामपुर के आजम खान, या कहें आजम खान से रामपुर के पहचाने जाने की कहानी। ये कहानी है सियासत के सुपर खान, जी हाँ, आजम खान। मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश के सियासी रंगमंच के अद्भुत किरदार हैं, अद्भुत। मैं कई बार कहता था, और मैंने एक बार ये बात आजम खान से भी कही थी, कि अगर वो राजनीति में नहीं होते आजम खान, तो वो हिंदुस्तान के बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर होते, डायलॉग राइटर होते। ऐसा चुन चुन के मारक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके वो तीर लगे वो घायल हो जाए। ये आजम खान का अपना स्टाइल है। आजम खान की यात्रा शुरू हुई, वो बहुत सामान्य परिवार के में जन्मे आजम खान। इनके पिता मेरे ख्याल से रामपुर में टाइपिंग की दुकान चलाते थे। जब वो ऐसी वाली टाइपिंग मशीन थी, शायद वो चलाते थे, मुमताज़ खान उनके संतान थे। लेकिन इनके सपने बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए इनके दिमाग में किशोरावस्था से एक बात आ गई थी कि भाई हमको राजनीति में जाना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। और आजम खान को ये अवसर मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जब वो पढ़ने आए तो वो 1974 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, 74 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी हो गए थे, स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुन लिए गए थे। वहाँ से उनके उस सपने की यात्रा शुरू हो गई। वहाँ से फिर वो आगे चलते गए और उसके बाद इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी में आजम खान 19 महीने जेल रहे। लाखों लोग देश में जेल में गए, ये भी गए। फिर आजम खान जब बाहर निकले जेल से, तो उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। लेकिन आजम खान की किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। पर आजम खान ठहरे नहीं,
वो लगे रहे, अपना जनाधार बनाते रहे और उन्होंने एक नई शैली विकसित की आजम खान ने। वो शैली थी रामपुर में डंके की चोट पर चौराहे पर खड़े होके रामपुर के नवाब खानदान को चुनौती देना। इससे पहले इस ढंग से इतनी उग्रता से नवाबों को किसी ने चुनौती नहीं दी थी रामपुर में। आजम ने अपना टारगेट नवाबों को रखा, नवाब खानदान को रखा। तो दूसरा चुनाव आजम जब लड़े तो जीत गए, और फिर जीत गए तो उसके बाद तो फिर सिलसिला चलता रहा। वो 10 बार एमएलए चुने गए उत्तर प्रदेश से, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर रामपुर, जिसके बनने की कहानी 18वीं सदी से शुरू होती है, जब अफगानिस्तान से आए रोहिल्ला पठान यहाँ आकर बसते हैं, जो पेशे से लड़ाकू थे, बागी थे, जिद्दी थे। और इसी बीच अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रोहिल्ला पठानों पर हमला होता है। हमले के बाद एक सरदार फैजुल्ला खान ने समझौता किया और 4 गांव के साथ रामपुर रियासत की नींव रखी। समय के साथ ये रियासत तीसरी सबसे ताकतवर मुस्लिम रियासत बन गई, और इस रियासत में रामपुर अजहर लाइब्रेरी, आलिया मदरसा, भव्य महल जैसे निर्माण भी नवाबों की तरफ से कराए गए। नवाबों की नवाबी इस रियासत में करीब 200 साल तक चली। 1947 के बाद भी चुनावी मैदान में उनका दबदबा कायम रहा। लेकिन फिर एक आम परिवार का लड़का आया जिसने इस सिलसिले को चुनौती दी। 14 अगस्त 1948 को रामपुर में मोहम्मद आजम खान का जन्म होता है। पिता मुमताज खान टाइपिंग का काम करते थे, और स्कूलों के दिनों से ही आजम खान के भीतर विरोध का स्वभाव दिखाई देने लगा। ये विरोध सिस्टम के अगेंस्ट था, सरकार के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन इसी के साथ वो पढ़ाई करते चले। आजम खान ने बीए ऑनर्स की डिग्री ली, एमए ऑनर्स की पढ़ाई की, और इसके बाद वो एलएलएम की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा पहुंचे, जहां छात्र राजनीति, भाषण, कला और आंदोलनकारी राजनीति ने उन्हें एक नया आकार दिया। एएमयू में पढ़ते हुए ही आजम खान ने राजनीति शुरू कर दी। इस दौरान वो छात्र संघ का चुनाव भी जीतते हैं। हालांकि उनके पास कानून की डिग्री थी और उर्दू के जानकार वो पहले से ही थे, जिसके कारण देखते ही देखते एएमयू की हवा ने उन्हें एक ऐसा मढ़ा कि वो बेहतरीन वक्ता हो गए, और धीरे धीरे पूरे विश्वविद्यालय में उनकी पहचान छात्र नेता के तौर पर होने लगी, बल्कि मजबूत होने लगी। आसपास के इलाकों में उनका दबदबा दिखाई देने लगा, और जब वो भाषण देने के लिए माइक पर खड़े होते तो उनके अल्फाज होते वो इतने तीखे होते कि सामने वाले को बिना हथियार के ही जख्म दे जाते। लेकिन उनके बोलने में वो तहजीब झलकती थी जो उस पर मरहम का भी काम करती थी। साल 1975 में इमरजेंसी के वक्त एएमयू में इंदिरा गांधी का कार्यक्रम था, जिसमें वो शिरकत करने के लिए आ रही थी। लेकिन आजम खान ने एएमयू में आने का उनका विरोध किया, और इस विरोध के बदले इमरजेंसी के वक्त उन्हें 1.5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और जब जेल से आजम खान बाहर आए तो एक बड़े मजदूरों के नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने बीड़ी टेक्सटाइल रिक्शा वालों की हड़तालों का एक बिगुल फूंका। नवाबों की रजा टेक्सटाइल जो मिल थी उसमें हड़ताल कराई, और यहीं से शुरू हुई पुरानी और नई ताकत के बीच टक्कर। यह है साधारण आम आदमी से आजम खान के नेता बनने की कहानी। आजम खान जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े, जनता दल के टिकट से लड़े, लोक दल की टिकट से लड़े, और फिर जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई तो आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर के रूप में शामिल हो गए मुलायम सिंह के साथ। यहां से आजम खान के राजनीतिक जीवन की एक मजबूत यात्रा शुरू हुई, दूसरे अध्याय की। धीरे धीरे आजम खान ने मुलायम सिंह को शीशे में उतार लिया। मुलायम सिंह को लगता था कि प्रदेश में मुसलमानों को का वोट हासिल करने के लिए आजम खान को साथ रखना जरूरी है, और आजम खान मुलायम सिंह की उसका फायदा भी खूब उठाते थे। सपा में थे लेकिन पूरी रंगबाजी के साथ रहे। मैं रंगबाजी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इतनी रंगबाजी से सपा में कोई नहीं रहा जितनी रंगबाजी से आजम खान रहे, जितने ठसक से आजम खान रहे, जितने जलवे जलाल से आजम खान रहे, कोई नहीं रहा।
लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, मैंने देखा, जब आजम खान जयप्रदा के मसले पर पार्टी से दो दो हाथ करने पर उतारू हो गए। जयप्रदा जीत गई, आजम खान की इच्छा के विरुद्ध जीती, क्योंकि अमर सिंह लगे थे। तो फिर आजम खान और अमर सिंह में गाली गलौज का राष्ट्रीय अभियान शुरू हो गया और नतीजा ये हुआ कि आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ये सपा से तलाक 1 साल से ज्यादा नहीं चला। 9 में छोड़ी शायद सपा और 10 में वापस मुलायम सिंह इनको वापस ले आए, क्योंकि आजम को भी समझ में आ गया कि मोको और न तो को ठोर, और मुलायम सिंह को भी समझ में आ गया कि भाई आजम के अलावा और कहीं कोई रास्ता है नहीं, मुसलमानों के बीच में जाना है। तो चलता रहा। आजम खान को डिप्टी मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और उन्होंने रामपुर से मिक्की मियां के परिवार के राजनीतिक रसूख को बहुत नीचे लाकर पटक दिया। 5-6 बार मिक्की मियां लोकसभा में पहुंचे थे इसी रामपुर से, और मेरे ख्याल से 3 बार उनकी बेगम नूरबानो पहुंची लोकसभा। लेकिन बाद में आजम खान ने पूरे परिवार को निस्तेज कर दिया, पूरे नवाब खानदान को निस्तेज कर दिया सियासत में। ये उनका बड़ा वो है, अचीवमेंट है। रामपुर जो सदियों से नवाबी व्यवस्था के अधीन रहा, उसमें उन्होंने नवाब खानदान की हैसियत को बिल्कुल जमींदोज कर दिया। आजम खान का जीवन का पहिया अब आगे बढ़ा तो 17 मई 1981 में उनको जीवन में अपने जीवन साथी का आगमन होता दिखा। आजम खान की शादी डॉक्टर तंजीन फातिमा से होती है। कमाल की बात यह थी कि तंजीन फातिमा भी AMU से पढ़ी हुई थी। उन्होंने MA MPhil और PhD उस विश्वविद्यालय से की थी, जिसके बाद उन्होंने बतौर एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई। वहीं आजम खान ने रामपुर में अपनी पैदाइश से ही नवाब परिवार का कब्जा देखा था। राजनीतिक और सामाजिक तौर पर नवाब परिवार उनके समर्थकों का ही वहां पूरा दबदबा था, और आजम खान ने इस सब को चुनौती दी। 1977 में जब देश आपातकाल का दंश झेल रहा था, आजम खान ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सन्नू खान से शिकस्त मिली, लेकिन आजम खान ने हार नहीं मानी थी और 1980 में चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी से चुनाव लड़े, रामपुर से विधायक बने। बस फिर क्या था, अगले 4 दशकों तक रामपुर उनकी जेब में रहा। 10 बार वो यहां से विधायक चुने गए, अलग अलग पार्टियों से, लेकिन एक ही सीट से। 1985 में लोकदल के टिकट पर विधायक बने और 1989 में जनता दल के टिकट पर वो निर्वाचित हुए और पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने। इसके बाद 1991, 1993, 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी आजम खान ने विधानसभा के चुनाव में अपने विरोधियों को बैक टू बैक शिकस्त दी। हालांकि 1996 में उन्हें हार का स्वाद भी चखना पड़ा था। कांग्रेस के अफरोज अली खान ने आजम खान को यहां चुनाव में हरा दिया था। ये चुनाव हारे तो उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर आजम खान 9 बार विधायक बन चुके हैं। एक बार राज्यसभा सांसद और एक बार 2019 में लोकसभा सांसद भी निर्वाचित हुए। 1989 के बाद जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडल कमंडल, मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ और समाजवादी जो विचारधारा थी वो मजबूत हुई, तो आजम खान मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने लगे। 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी तो वो उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। बाबरी मस्जिद आंदोलन और उसके बाद की राजनीति में वो मुस्लिम नेतृत्व के प्रमुख चेहरों में उभर कर सामने आए। सपा सरकार में वो कई बार कैबिनेट मंत्री बने, जिसमें उन्हें श्रम, रोजगार, वक्फ, हज, संसदीय कार्य, शहरी विकास, जल आपूर्ति, गरीबी उन्मूलन और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण पद उनके पास है। धीरे धीरे धारणा बन गई कि सरकार में मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे कोई ताकतवर आवाज है तो वो आजम खान की है। हर तरफ लोग यही बात करने लगे कि आजम खान उत्तर प्रदेश के सुपर सीएम हैं। उनके बगैर सपा की सरकारों में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। 2004 में जयप्रदा को रामपुर से लोकसभा चुनाव जिताने में भी आजम खान ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उनकी भूमिका मानी गई थी, लेकिन बाद में वो रिश्ते बिगड़ गए थे। इसी बीच अमर सिंह का उभार हुआ।
टिकट विवाद और सार्वजनिक कटाक्ष की वजह से ये टकराव बढ़ता ही चला गया। 2009 में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया, फिर भी उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन नहीं थामा और फिर 2010 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें वापस ले लिया। वापसी के मंच पर आजम खान का एक मशहूर शेर गूंजा था और वो शेर ये था कि तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। आजम खान की तुनुक मिजाजी के भी बड़े किस्से हैं। अधिकारी उनसे इतना खौफ खाते थे कि कांपने लगते थे और कई बार वो उग्र भी हो जाते थे अधिकारियों के साथ। उसके भी तमाम किस्से हैं। उनका यहाँ उल्लेख करना थोड़ा सा विश्वास भंग हो जाएगा, लेकिन बहुत उग्रता के भी किस्से हैं जब अधिकारियों को प्राण बचाना मुश्किल हो गया। आजम खान ऐसे ही थे, अपने ढंग के। एक बड़ा विषय आजम खान की जिंदगी को जब आप एनालाइज करेंगे तो एक बड़ा विषय है जौहर यूनिवर्सिटी। आजम जब नवाबों के विरुद्ध लड़ रहे थे रामपुर में, तो उनका आइडियल जौहर अली ही थे। इन्हीं को सामने रखकर वो, इन्हीं के जीवन को सामने रखकर वो आगे बढ़ रहे थे आजम खान। तो जब उनके हाथ में ताकत आई और वो उत्तर प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहने लगे, तो उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का ठाना। यूनिवर्सिटी भव्य बन भी गई और यूनिवर्सिटी में जब उद्घाटन जिस दिन हुआ, उस दिन आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल रामपुर में बुलाया, ये बताने के लिए कि मैं आजम खान हूं, मेरी हैसियत देखो। और एक बार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो नेताजी का जन्मदिन था, तो सफाई में मनाना था, लेकिन आजम खान ने कहा कि नेताजी हम चाहते हैं कि रामपुर में आपका एक जन्मदिन मनाएं। तो मुलायम सिंह ने आजम खान को तवज्जो दी परिवार की इच्छा के ऊपर। परिवार चाहता था सफाई में मने और उन्होंने आजम खान से कहा कि ठीक है हम आएंगे रामपुर। तब भी सब लोग रामपुर गए थे और लंदन से बग्घी मंगाई थी, बिल्कुल विक्टोरिया टाइप की, आजम खान ने, जिस पर मुलायम सिंह के साथ वो बैठकर शहर में घूमे थे। ये आजम का जलजला था, जलवा था। 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। माना जा रहा था कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन विधायक दल ने अखिलेश यादव को नेता चुना और जिसके बाद प्रस्ताव रखने वालों में आजम खान भी थे। उसके बाद उस सरकार में भी उन्हें शहरी विकास, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार मिला। यही समय था जब मीडिया और विपक्ष में मिनी सीएम और सुपर सीएम जैसे शब्द चल पड़े। कैबिनेट बैठकों से नाराजगी, सार्वजनिक दबाव, अपनी शर्तों पर राजनीति और काम करने का ये आजम खान का जो तरीका था, ये सब आजम खान के नाम के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। वो सरकार के भीतर सबसे पावरफुल और विवादित चेहरों में शामिल थे। 2013 के कुंभ मेले की तैयारियों का जिम्मा भी उनके पास था। एक मुसलमान मंत्री के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हिंदू धार्मिक आयोजन का प्रबंध उनकी छवि को नए ढंग से पेश करने का प्रयास माना गया। मगर कुंभ हादसे में कई लोगों की मौत के बाद तमाम सवाल उठे और कुंभ के बाद मुजफ्फरनगर के दंगों ने एक पूरा राजनीतिक जो परिदृश्य था वो बदल कर रख दिया। लेकिन सत्ता का नशा अक्सर अंधा कर देता है। आजम खान की जुबान भी कभी काबू में नहीं रही। जयाप्रदा से लेकर भाजपा सांसद रमा देवी तक कई बार उनके बयानों ने विवाद खड़ा किया। मुजफ्फरनगर दंगों के समय पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा और एक स्टिंग में दावा किया गया कि उन्होंने मुस्लिम आरोपियों को छुड़ाने के निर्देश दिए। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज किया, मीडिया और राजनीतिक साजिश बताई। आजम खान से एक और जुड़ा किस्सा है जो बेहद मशहूर हुआ। वो किस्सा ये कि आजम खान केवल चुनाव जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि वो रामपुर की स्मृति को भी बदलना चाहते थे। रामपुर नवाबों का शहर था और आजम खान चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां उनके नाम से भी उन्हें जाने। मोहम्मद अली जौहर जो खुद रामपुर में पैदा हुए थे और नवाबों के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी हो, ये आजम खान ने सोचा और 2006 में मुलायम सरकार में इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हुआ। लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हो गए और कहा गया कि यूनिवर्सिटी के लिए गरीबों, किसानों की जमीन जो थी वो जबरन ली गई। आलियागंज और घोसी ये मुसलमानों की वो बस्ती थी जहां आरोप लगे कि यहाँ बुलडोजर चलाए गए,
यतीम खाने की वक्फ की जमीन पर स्कूल बनाने के नाम पर करीब 40 परिवारों को रातों रात सड़क पर छोड़ दिया गया। आलिया मदरसे पर ताला जड़ दिया गया और उसे रजा इंटर कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। 2004 और 2006 के बीच जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कानून बना। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, संशोधन भी हुए और आखिर में मंजूरी मिल गई। 2012 में सपा की वापसी के बाद कैंपस तेजी से विकसित हुआ। आजम खान आजीवन कुलाधिपति बनाए गए और पत्नी तंजीन फातिमा वाइस चांसलर, बेटे अब्दुल आजम इसके सीईओ बने। सरकार बदलने के बाद यही विश्वविद्यालय आजम खान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन विश्वविद्यालय की चारदीवारी में शामिल है। और जब 2017 में सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार में आई, तो आजम खान पर मुकदमों की बाढ़ आ गई। आजम खान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी वाणी है। उन्होंने वाणी पर नियंत्रण नहीं सीखा और जब अखिलेश यादव के हाथ में सपा की कमान आ गई तो भी व्यवहारिक सच ये था कि आजम खान सपा में अनकंफर्टेबल जोन में आ चुके थे। मुलायम सिंह वाली केमिस्ट्री उनकी अखिलेश यादव के साथ कभी नहीं थी, ना कभी रही। अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में वो रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री को इंतजार करा देते थे कम कैबिनेट की बैठकों में। एक बार नाराज होकर चले गए, सारे फोन ऑफ कर लिए, तो मुलायम सिंह को उन्हें मनाना पड़ा। आजम खान थे। कई बार सार्वजनिक स्थानों पर वो मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर देते थे जो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं होते थे अखिलेश यादव की। कहीं उनके बचपने का नाम लेकर उनको बुला देते थे। ये उनका था, ये उनका एक शक्ल था। एक आजम खान के मामले में उनकी वाणी के चलते ही उसके बाद जब आपने देखा कि आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे, जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, अखिलेश की सरकार गई और योगी की सरकार आई, और फिर मुकदमों की इस ढंग की गंगा आई कि 100-150 मुकदमे हो गए उनके खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ, उनके बेटों के खिलाफ, और आजम खान जेल चले गए। उसमें हेट स्पीच के बहुत सारे मसले थे। हालांकि मुकदमे तो उन पर शराब की दुकान में लूटपाट से लेके और बकरी चोरी तक के थे, लेकिन फिर जेल, अदालत, जेल, वकील और घर, इसके बीच में आजम खान फंसकर रह गए। उनकी सियासत बिल्कुल सन्नाटे में चली गई, सन्नाटे में। बेटा भी जेल गया, पत्नी भी जेल गई, पूरा परिवार चक्रव्यूह में फंस गया आजम खान का। और आजम खान के चाहने वाले बार बार ये आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर वो मदद नहीं की जो करनी चाहिए थी। उन लोगों को लगता है कि आजम खान को अखिलेश यादव ने नज़रअंदाज किया। हालांकि जब वो जेल से एक बार छूट कर आए अभी हाल में ही, तो अखिलेश यादव ने रामपुर में जाके उनसे मुलाकात करके एक ताकि सनद रहे जैसा काम तो कर ही दिया था। लेकिन अब लगता है कि उम्र के जिस पड़ाव पर आजम खान हैं और उनका राजनीतिक रसूख जिस निचले पायदान पर इस वक्त खड़ा है, और जिस ढंग से मुकदमे उनका पीछा कर रहे हैं, और जिस ढंग से जौहर यूनिवर्सिटी सरकार की रडार पर है, इन सबको मिलाकर देखिए तो लगता है कि अब आजम खान का वो जलवा, वो जलाल कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। आजम खान का राजनीतिक सूर्य डूब गया। सारे राजनीतिक प्रेक्षक इस बात पर एकमत होंगे। जो चमकने का वक्त था वो बीत गया। अब समाजवादी पार्टी, व्यवहारिक सच ये है, कंठ से भले कोई ना कहे, समाजवादी पार्टी भी आजम खान को लेकर उत्साहित नहीं है। सपा के लिए भी आजम खान बीता हुआ वक्त हो गए। जो समय गुजर गया सपा में, उसी का नाम आजम खान है। और मैंने जैसा आपसे कहा कि अखिलेश यादव के साथ आजम खान की कभी इंटीमेसी रही ही नहीं, सामान्य से संबंध रहे मुश्किल से। उनकी निकटता मुलायम सिंह यादव से थी। इसीलिए जब अखिलेश के हाथ में वो समाजवादी पार्टी की डोर आई तो आजम खान अनकंफर्टेबल होने लगे थे। हालांकि
2019 में आजम खां पहली बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन उसी चुनाव में उनके कई भाषण राष्ट्रीय विवाद की वजह बन गए। जयाप्रदा पर टिप्पणी, रामपुर के डीएम अंजने कुमार सिंह पर आपत्तिजनक भाषा और आचार संहिता का उल्लंघन, इन तमाम मामलों में चुनाव आयोग ने सभाओं पर उनकी रोक लगा दी। इसके बाद पुराने भूमि विवाद, शिकायत, दस्तावेज की व्यापक जांच शुरू हुई और 2019 के भीतर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ी और 2022 तक 100 से ज्यादा मामलों का यह आंकड़ा चर्चाओं में रहा। 2020 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम जेल चले गए। करीब 27 महीने तक जेल में रहने के दौरान आजम खान गंभीर रूप से बीमार पड़े। 2022 में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ा और जेल से ही रामपुर से वो जीत गए। ये उनकी 10वीं विधानसभा जीत कही गई, लेकिन ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। अक्टूबर 2022 में भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा हुई और विधानसभा की सदस्यता जो थी वो समाप्त कर दी गई। बाद में दूसरे मामलों में भी सजा हुई और 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा हुई। 2024 में डूंगरपुर जमीन बेदखली मामले में 10 साल की सजा की खबर ने उनकी कानूनी मुश्किलों को बेहद बढ़ा दिया। रामपुर लोकसभा, रामपुर विधानसभा, स्वार, टांडा की जो सीटें जो उनके कभी राजनीतिक प्रभाव का त्रिकोण मानी जाती थी, वो चुनावों और सदस्यता समाप्त के बाद उनके हाथ से निकल गई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के भीतर ही रामपुर की राजनीति में एक तनाव दिखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट चयन में उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आई। आजम खां का संदेश साफ था कि मुहिबुल्लाह की जीत मेरी हार मत समझिए। ये चेतावनी सिर्फ स्थानीय सांसद को नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व को भी समझी गई, क्योंकि कहा गया था कि आजम खां के विरुद्ध जाकर अखिलेश यादव ने यहां से मुहिबुल्लाह को टिकट दिया था। अब कहानी 2027 के विधानसभा चुनाव पर आकर टिकी हुई है कि आखिर 2027 में आजम खां की कहानी कैसे लिखी जाएगी और खुद आजम खान कैसी कहानी लिखते हुए दिखाई देंगे। एक चीज मुझे हमेशा आजम खान के बारे में लगी कि व्यक्ति को जब वो उसका सूर्य चरम पर हो तो उसको थोड़ा विनम्र हो जाना चाहिए। आजम खान की राजनीतिक कथा यही सिखाती है कि वो जब चरम पर थे, उनका राजनीतिक जलवा जलाल चरम पर था, तब वो विनम्र नहीं हो पाए। उन्होंने अपने कंठ को बहुत तीखा कर रखा, चाहे नेताओं पर टिप्पणियां की हों, चाहे अधिकारियों पर टिप्पणियां की हों। जयप्रदा जब वहाँ सांसद थी तो उन पर उनकी एक अभद्र टिप्पणी का मुकदमा चल रहा, उस पर जेल हुई थी उनको। उनका अपना तरीका था। मंच से, माइक से जयप्रदा के अंतः वस्तुओं की चर्चा कर रहे थे। बताइए, आजम खान के साथ ये भी दिक्कत है और उन पर एक मुकदमा वो भी चला था भारत माता को डाइन कहने का। आप सोचिए उनकी जो वाणी की स्थिति थी वो कैसी थी। भारत माता को डाइन कह दिया। आजम खान, अगर मैं एक लाइन में कहूं, अब जो भारत की राजनीति है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उसमें समाजवादी पार्टी अब आजम खान को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अफोर्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब अखिलेश यादव को सॉफ्ट हिंदुत्व वाली समाजवादी पार्टी चाहिए। उसमें आजम खान जैसे उत्तेजक भाषण देने वाले मुसलमान नेताओं के लिए स्थान नहीं है अब सपा में, क्योंकि अब पूरे देश की राजनीति बदल चुकी है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में सपा को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा से लड़ना है। अब आजम खान उसके समाजवादी पार्टी के लिए एसेट नहीं, बोझ हो जाएंगे अगर सपा उनको मंच देगी तो। इस बात को अखिलेश यादव समझते हैं, जानते हैं और लगता है मानते भी हैं। दोस्तों, ये कहानी रामपुर की है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या यह कहानी नवाबों की है जिन्होंने शहर को, संस्थान को विरासत दी, या उस टाइपिस्ट के बेटे की जिसने उन्हें चुनावी मैदान में पछाड़ दिया, या फिर उस नेता की जो अपनी ही बनाई यूनिवर्सिटी, अपनी ही जुबान और अपनी ही राजनीतिक ढांचे में उलझ गया। आज मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी की जो तमाम इमारतें हैं वो सुनसान या खंडर दिखाई देती हैं
वहाँ घास उग हुई है, कई मुकदमे चल रहे हैं और कभी चमकता हुआ परिसर अब एक ठहरे हुए समय जैसा लगता है। कुछ वैसा ही ठहराव जैसा आजम खां की राजनीति में भी दिखता है। 1980 के बाद से पहली बार वो न विधायक हैं न सांसद हैं। फिर भी सवाल बना हुआ है, सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई दूसरा मुस्लिम नेता उनके कद तक पहुंच पाया या पहुंच पाएगा। फिलहाल जवाब आसान नहीं है। अदालतें अपना काम कर रही हैं, राजनीति अपना। और रामपुर जिसने 2 सदियों तक नवाबों का नाम ढोया, फिर 4 दशकों तक आजम खां को, वो रामपुर शायद किसी तीसरे अध्याय का इंतजार कर रहा है। और आखिर में एक शेर जो आजम खां की कहानी पर याद आ रहा है वो ये कि वक्त नहीं लगता अर्श से फर्श पर आने में, न होगा हासिल गुरूर अपना दिखाने में। खैर, अब इजाज़त दीजिए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रवादी।